हेलो बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जेई का एग्जाम देने के बाद काफी सारे बच्चे रिलैक्स भी बैठे होंगे। कई बच्चों का बिटसेट का एग्जाम भी होगा। आई होप वो भी आप अच्छा कर ही दोगे। जितने भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और आईआईटीज हैं, उन सबकी काउंसलिंग एक ही पोर्टल पे होती है एंड दैट इज नोन एज जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जोसा 2023। पहले के जमाने में है ना, एनआईटीज की अलग काउंसलिंग होती थी और आईआईटीज की अलग होती थी। अब सारा सारा मिक्स कर दिया गया और इससे ऑफ कोर्स चीजें थोड़ी सी आसान हुई है। चीजें करने में आसान हुई बट ऑफ कोर्स सोचने समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो हुई है। ऐसे में सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये बड़ा एक छोटा सा वीडियो है। हालांकि छोटा सा नहीं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है, बहुत सारी बारीकी वाली बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, समझानी है। तो सबसे पहली बात, पूरे वीडियो को अच्छे से देखेगा, समझिएगा, क्योंकि हल्की सी भी अगर कोई टेक्निकल गलती होगी, कोई मिस्टेक होगी, किसी से की अगर डेडलाइन मिस हो गई तो उसका नुकसान बहुत बड़ा है। ऐसे में पेशेंटली सारा का सारा वीडियो देखना, अच्छे से कोई बात समझ लेना। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप में इतना पेशेंस ना हो कि आप पूरी की पूरी चीज ढंग से सुन सको तो पूरे पूरे वीडियो को 1.5x पे आप निपटा सकते हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, एटलीस्ट वो पेरेंट्स तो पूरे के पूरे काउंसलिंग सेशन को अच्छे से देखें, समझें। कहीं परेशानी आए तो बच्चों को इस वीडियो को देख के आप हेल्प कर सकते हो। काउंसलिंग में बच्चों को हम लोग पिछले 12-13 सालों से बच्चों को हेल्प करते आ रहे हैं और हमें एग्जैक्टली उस पूरी के पूरे प्रोसेस के सारे कोण अच्छे तरीके से पता है, सारे के सारे एंगल्स पता है, बच्चा कहाँ कहाँ फंसता है, क्या क्या गलतियां करता है, बच्चे के मन में क्या मिसकॉन्सेप्शन रहता है, वगैरह वगैरह में सारा पता है। इसलिए आपके मन में जितने भी सवाल आएंगे, आप ये मान के चलो कि मैं सारे के सारे सवाल वीडियो के अंदर ही बता दूंगा, सो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी हो सकता है किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर मैं अभी क्लास 12th में हूँ, सर मैं ड्रॉप लूं या जोसाई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं। ऐसा कोई अगर आपके मन में डाउट हो तो बेटा आप एक गूगल फॉर्म दे रखा होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन अंदर, उसको आप फिल कर देना, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। हमारे पास कोई बहुत बड़ी ऐसे टेक वेक टीम तो नहीं है, हम तो जो सिंपल टीचर्स हैं वही आपको कॉल कर लेंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा तब। ठीक है, तो गूगल फॉर्म फिल करने में बड़ी मुश्किल से 1 मिनट के आसपास का समय लगेगा, तो आप बेटा उस गूगल फॉर्म को भर देना, हम ही आपको कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम एक ऐसा प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे कि कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, इसमें भी कोई परेशानी होगी तो उसके हम अलग से गूगल फॉर्म भरवा लेंगे और जो भी आप परेशानी आपकी होगी हम उसको कॉल बैक करके या किसी न किसी तरीके आपके साथ मैनेज कर लें। ठीक है, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले एक बात समझते हैं कि हम सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो सारी की सारी आईआईटीज होगी और दूसरा हो गया एनआईटी प्लस सिस्टम। आईआईटीज तो ऑफकोर्स बड़ा अपनी आईआईटीज हैं। एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटीज हो गए और आपके गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हो गए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। आईआईटीज में एडमिशन की जिम्मेदारी जो है वो जॉइंट एडमिशन बोर्ड के पास होती है, बेटा जैब के पास होती है। एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन की जो जिम्मेदारी होती है वो सीसैप के पास होती है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। पहले के जमाने में ये अलग काउंसलिंग कराते थे, ये अलग काउंसलिंग कराते थे, तो थोड़ी सी है ना परेशानियां आया करती थी। उन परेशानियों को दूर करने के लिए दोनों ही काउंसलिंग एक साथ कराती। दोनों की काउंसलिंग एक साथ कराकर हमने इसका एक नया नाम निकाल दिया, दैट इज जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी या फिर बेटा जोसा। इस साल के लेकर कहें तो जोसा 2023। इसमें इस साल कुल मिलाकर 7 राउंड होंगे, बेटा ध्यान से सुन लेना। दिस ईयर देयर विल बी 7 राउंड्स। इसमें से आपके पास 6 राउंड जो होंगे वो कॉमन होंगे। कॉमन होंगे मतलब आईआईटीज और एनआईटी प्लस सिस्टम दोनों उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 6 राउंड है इसको हम बोलते हैं जोसा की काउंसलिंग, जो कि ऑफकोर्स josa.nic.in वाली वेबसाइट से हो जाएगी। इसके बाद आईआईटीज की काउंसलिंग बंद, आईआईटी की सिर्फ 6 राउंड की होगी। एनआईटी प्लस सिस्टम की एक राउंड की काउंसलिंग और होगी, दैट इज द स्पेशल राउंड। ये जो स्पेशल राउंड है इसमें आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब वहां पर जैब का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका लेना देना है, सी सैब का लेना देना है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड का लेना देना है। तो उसे हम बोलते हैं सी सैब की काउंसलिंग या फिर स्पेशल राउंड काउंसलिंग। तो कुल मिलाकर 7 राउंड है, जो 6 कॉमन है वो हम कहते हैं कि वो जोसा के प्लेटफॉर्म पे होंगे, क्योंकि उसमें जैब और सी सैब दोनों मिलकर काउंसलिंग कराते हैं। जो लास्ट वाला राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, वो कौन कराएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा आपके सी सैप वाले करेंगे। इसे हम सी सैप की अलग काउंसलिंग बोलते हैं। पहले 6 कॉमन,
आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीएस सारे पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट वाला राउंड सिर्फ और सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए, उसमें आईआईटी नहीं है। कुल मिलाकर 7 राउंड आपके पास हो गए, जिसमें 6 राउंड जोसा के और 1 राउंड आपका सीसैप का। मैं एक बार सिर्फ और सिर्फ जोसा ही समझा रहा हूं, पहले 6 राउंड ही समझा रहा हूं, आखिरी में एक सीसैप को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आईआईटी में जो एडमिशन आपका होगा वो ऑफ कोर्स बड़ा आपके एडवांस्ड की रैंक से होगा, और एनआईटीज, आईआईईएसटी शिवपुर, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आपका जेई मेन से एडमिशन होगा। ये ट्रिपल आईटीज वो वाली है जो बड़ा हैदराबाद नहीं है, इसमें बैंगलोर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा आपकी जो बिल्कुल प्योर सरकारी जो ट्रिपल आईटीज है उनकी बात हो रही है। जैसे इलाहाबाद हो गया, वडोदरा हो गया, ये जो ट्रिपल आईटीज है इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की काउंसलिंग अलग है, ठीक। सबसे पहले बेटा इसकी वेबसाइट आप जानते हैं, मैंने कैपिटल में लिख रखा है josa.nic.in। जिन जिन बातों का ध्यान रखना है बेटा कान खोल के सुन लेना। बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रहती है बेटा, टाइमलाइन जो लिखते हैं उसी को फॉलो करते हैं। टाइमलाइन में अगर कोई चेंज आया तो आपको बेटा फिर वो चेंज का ध्यान रखना है, ठीक है। अक्सर एक्सटेंड डेट्स नहीं होती है, जो डेट्स फाइनल है वो फाइनल है। उन्होंने अगर बोल दिया कि इस तारीख तक फीस जमा हो जानी चाहिए 5 बजे तक, तो उस तारीख को 5 बजे तक फीस जमा हो ही जानी चाहिए, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। कान खोल के सुन लीजिएगा इस बात को। इसीलिए बेटा वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें। जो भी आपकी मेल आईडी है और या फिर जो आपका फोन नंबर है जिस पर आप जोसा से काउंसलिंग कर रहे हो, उसको लगातार चेक करते रहें। उनकी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो लगातार आप उनको चेक करते रहें। अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, रेडी रखें, और अपनी फीस भी रेडी रखें, ठीक है। फीस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। मैं एक छोटी सी बात और डिस्कस करूंगा। बच्चे के मन में डाउट होता है कि सर ना क्या किसी क्योंकि ये वाला सवाल बच्चों का मेरे पास आया कि सर मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है, सर मैं ना किसी ब्रांच में जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, सिविल मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो इसका एक जवाब है बेटा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो बीएचयू में, केजीपी में और रुड़की में 3 जगह है, जिसे हम बीआर की बोलते हैं। इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आप जेई एडवांस्ड क्वालिफाइड होनी चाहिए, और जिस दिन जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा उसी दिन आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट नाम से एक अलग टेस्ट का नोटिफिकेशन भी आएगा। जो भी बच्चा जेई एडवांस का एग्जाम क्लियर करेगा वो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है, वो अगर देना चाहे तो दे सकता है। जो बच्चा जेई एडवांस में क्वालिफाइड है और डबल एटी का एग्जाम जाकर देता है, फॉर्म किस दिन आएगा, जिस दिन एडवांस का एग्जाम आएगा उसके 2-3 बाद एग्जाम हो जाएगा, नियरेस्ट आईआईटी जाकर आप एग्जाम दे सकते हो। जिसने ये एग्जाम दे दिया सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बीएचयू, केजीपी और रुड़की के अंदर अप्लाई कर सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए। आर्किटेक्चर ऐसी ब्रांच है जिसको सिर्फ बड़ा ऑफ कोर्स जिसका बहुत ही इंटरेस्ट हो, खास तौर से ड्राइंग में, पेंटिंग में, 3D इमेजिनेशन में, सिर्फ उनके लिए अच्छा है, ठीक है। बाकी बच्चे ऑफ कोर्स बेटा मोस्टली बच्चे तो बीटेक का ही एस्पिरेंट होता है। लेकिन किसी बच्चे की मान लो कि रैंक आ गई हो 16,000 और वो कहते हैं कि सर जस्ट आईआईटी खड़गपुर मिल जाए और मेरी सर पेंटिंग वगैरह अच्छी है, ड्राइंग वगैरह अच्छी है, मेरी 3D इमेजिनेशन अच्छी है, तो मैं बीआर ले लूंगा, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा केजीपी में, माइनिंग में और बीएचयू के अंदर बड़ा बहुत सारी माइनिंग की ब्रांचेस भी हैं। ये कलर ब्लाइंड बच्चों के लिए और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए नहीं है। इसी तरह से कई जगह बड़ा अप्लाइड जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोलॉजी और एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स है। ये भी सारे के सारे पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं और या फिर जो कलर ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए ये सारे के सारे ब्रांचेस नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाकी किसी ब्रांच में कोई इश्यू नहीं है। कोई किसी बच्चे ने मुझसे पूछा सर मैं सिविल ले सकता हूं कि मेरे को कलर ब्लाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। कलर ब्लाइंड बच्चा बाकी सारी के सारे ब्रांचेस ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये वाले ब्रांचेस नहीं ले पाएंगे, कलर ब्लाइंड और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे, ठीक है बेटा। एक जो शेड्यूल आया वो बेटा इस तरह से, और शेड्यूल में हल्के फुल्के चेंज आ सकते हैं, वो मैं धीरे धीरे कभी अगर आएंगे तो मैं डिस्कस कर लेंगे। जेई एडवांस का रिजल्ट बेटा 18 जून को आ जाएगा, शायद 19 जून से हमारे जो जोसा की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। 19 जून को उन्होंने 10 बजे के आसपास बेटा ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट करना बताया। चॉइस फिलिंग क्या है, कैसा है, अपन धीरे धीरे समझेंगे। फिर उसके बाद एक मॉक सीट अलोकेशन होगा 25 जून को 11:30 बजे मॉर्निंग में। फिर एक मॉक सीट अलोकेशन का राउंड 2 आएगा 27 जून 10 AM तक। ये मॉक सीट अलोकेशन क्या है बेटा देखते हैं। चॉइस फिलिंग एंड जो होगी वो 28 जून 5 PM पे होगी, और सीट अलोकेशन का जो राउंड है बड़ा वो एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि 30 जून को इस तरह से अपना खत्म हो जाएगा। सीट अलोकेशन हो जाएगी आपको 30 जून को 10 बजे रात तक। फिर आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी जिसमें फीस पेमेंट होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, कोई क्वेरी अगर राइज होगी वो 30 जून से लेकर 3 जून 5 PM तक होंगी। कुल मिलाकर आपके इस तरह के 6 राउंड होंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले राउंड की टाइमलाइन ही रखी है, बाकी सारे राउंड भी एकदम एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन चॉइस फिलिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करनी है, समझाते हैं।
एक एक करके बेटा सारे प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले बेटा जो आपकी जोसाई काउंसलिंग है बेटा उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। लॉगिन जो है वो बेटा जेई मेन वाला एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड भी वही है। अगर बेटा आपके कुछ कोड अगर चेंज करने हो तो बेटा चेंज कर सकते हो। प्लेस ऑफ पासिंग 12th या बेटा स्टेट कोड आप करना चाहे चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। अगर आपका पहले से गलत है तो चेंज करना है, ऐसे नहीं चेंज करना है, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी या फिर बेटा स्टेट कोड जो है वो वही है जिससे आपने क्लास 12th पास की। जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने क्लास 12th कोटा से पास की हो तो उसका स्टेट कोड कौन सा रहेगा? राजस्थान। भले ही बच्चा रहने वाला बिहार का हो, भले ही बच्चा रहने वाला यूपी का हो, ठीक है। तो जो आपका क्लास 12 जिस जगह से आपने दी है वही आपका स्टेट कोड लगेगा। अगर आपका स्टेट कोड पहले से सही है तो आपको कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कोई अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अब अगली बात, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया आप बेटा चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग जो होगी वो जैसे मैंने आपको बताया कि 19th ऑफ जून को 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अब चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं समझाता हूं। चॉइस फिलिंग पहली बात तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। चॉइस फिलिंग भरने के किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं है, कोई फीस नहीं। चॉइस फिलिंग के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिफर्ड है वो ब्रांच सबसे ऊपर लिखनी है और लीस्ट प्रिफर्ड बेटा सबसे नीचे लिखनी है। जो बड़ा लीस्ट प्रिफर्ड है वो सबसे नीचे लिखनी है। मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर और बड़ा लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे। जो सबसे आपको लगता है कि यार ये वाली ब्रांच सबसे अच्छी है उसको सबसे ऊपर, उससे कम अच्छी फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बेटा इसको समझाने में, आप आराम से इत्मीनान से सुन सकते हो। पहली बात बेटा मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर, लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे। आप इन पूरी की पूरी चॉइसेस के अंदर मिक्स एंड मैच कर सकते हो। मिक्स एंड मैच मतलब आप चाहो तो बड़ा बीच में कहीं पर भी आप आईआईटी लगा सकते हो, आप बीच में कहीं पर भी एनआईटी की ब्रांच लगा सकते हो। अगर आप बीच में अगर चाहो तो बड़े आराम से कोई भी ट्रिपल आईआईटी की कॉलेज भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि ना सिर्फ आईआईटी लिख सकते हो, आप आईआईटी भी लिख सकते हो, एनआईटी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि मान लो कि कोई बच्चा है, उसने सिर्फ और सिर्फ जेई मेन ही क्लियर किया, एडवांस क्लियर किया ही नहीं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है सिर्फ उसके ही ऑप्शन दिखाएंगे, आईआईटी के ऑप्शन दिखाएंगे नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन लगा सकता है? इन्हीं कॉलेज के ऑप्शन लगा सकता है। किसी बच्चे ने अगर मान लीजिए कि जेई मेन का पेपर 1 और पेपर 2, मतलब पेपर 2 कौन सा? जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाला था वो भी दे रखा है मान लो, तो उसे सारे के सारे जो ऑप्शन जो बाकी बच्चों को दिख रहे हैं वो तो दिखेंगे दिखेंगे। कुछ ऐसे कॉलेज जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के वो वाले ऑप्शन भी उस बच्चे को दिखाएंगे। किसी बच्चे ने जेई मेन और एडवांस दोनों क्लियर किया है तो उसको जेई मेन वाले ऑप्शन भी दिखाई देंगे और एडवांस वाले ऑप्शन भी दिखाई देंगे। तो आपने कौन सा एग्जाम क्लियर कर रखा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे मैंने लास्ट पेज में बताया कि अगर आपने एएटी का एग्जाम अगर दे रखा है तो 24 तारीख के बाद आपको जो एएटी वाले ऑप्शन है कि आईआईटी खड़गपुर के अंदर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बीएचयू में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये वाले ऑप्शन भी आपको दिखाएंगे। तो कौन से एग्जाम आपने क्लियर कर रखे हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से चॉइसेस आपके पास अवेलेबल रहेगी। चॉइसेस में आपकी मर्जी है कि आप आईआईटी ऊपर लिखें, फिर एनआईटी लिख दें, फिर आईआईटी लिख दें, फिर एनआईटी लिख दें, फिर ट्रिपल आईटी लिख दें, टोटली आपकी मर्जी है। बट आप कन्विंस होने चाहिए कि मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर और लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे। मैं किसी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं कि बेटा किसी बच्चे के लेट से 500 रैंक है और इस बच्चे ने इस तरह से ऑप्शंस भरे। सबसे पहला ऑप्शन उसने भरा कि मैं आईआईटी बॉम्बे के अंदर सीएस। दूसरा ऑप्शन उसने बेटा भरा आईआईटी दिल्ली के अंदर सीएस। तीसरा ऑप्शन बच्चे ने भरा कि आईआईटी दिल्ली के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन 4 ईयर। चौथा ऑप्शन उसने भरा आईआईटी कानपुर के अंदर सीएस। पांचवा ऑप्शन उसने भरा एनआईटी त्रिची के अंदर सीएस। छठा ऑप्शन उसने भरा आईआईटी केजीपी के अंदर सीएस। बड़ा सातवां ऑप्शन उसने भरा आईआईटी बॉम्बे के अंदर इलेक। आठवां ऑप्शन उसने भरा आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक। नौवां ऑप्शन बड़ा उसने भरा आईआईटी कानपुर में इलेक। और बड़ा 10th ऑप्शन उसने भरा लेट से आईआईटी
केजीपी के अंदर इलेक्ट, और 11th ऑप्शन बेटा लेट से उसने भरा एनआईटी त्रिची के अंदर इलेक्ट, और भी उसने खूब सारे ऑप्शन भर दिए। फिल एज मेनी ऑप्शंस एज यू कैन, सारे ऑप्शन भर सकते हो, फिल एज मेनी एज यू कैन। बेटा मैं लिख देता हूं इस बात को, फिल एज मेनी ऑप्शंस एज यू कैन। और बेटा जैसे जो ऑप्शन बढ़ते जाएं लगातार सेव करते जाएं, सेव करते जाएं, सेव करते जाएं, क्योंकि बेटा कई बार आपका सर्वर अचानक से बंद भी हो सकता है। आपने बेटा इस तरह से ऑप्शंस भर दिए, और आपने जो सबसे आपको अच्छी ब्रांच लगती थी वो सबसे ऊपर लिखी है, और बेटा जैसे जैसे नीचे आ रहा हो वैसे वैसे आपकी प्रेफरेंस लगातार घटती जा रही है, मोस्ट प्रेफर्ड सबसे ऊपर और लीस्ट प्रेफर्ड सबसे नीचे। आपने इस तरह से लोग खूब सारे ऑप्शंस भर दिए। जैसे मैंने आपको समझाया कि आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, आईआईटी 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 फिर बीच में एनआईटी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एडवांस के एग्जाम और जेईई का एग्जाम दोनों क्रैक कर रखे हैं, आपको दोनों ऑप्शन दिखाएंगे। आप बीच में ट्रिपल आईटी डालना चाहते हो बिल्कुल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से बड़ा आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सारा का सारा आप फिल कर सकते हो, मिक्स एंड मैच आर अलाउड, कोई इशू नहीं। आईआईटीज में जो आपको ब्रांच मिलेगी वो आपकी एडवांस की रैंक पे बेसिस मिल जाएगी, और एनआईटी में आपको जो ब्रांच मिलेगी वो ऑफकोर्स आपको जेईई मेन के हिसाब से मिलेगी। दोनों नहीं मिलेगी, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगी। करते बड़ा डिस्कस इस बात को। पहले बड़ा इस तरह से आप लिस्ट, इस तरह से आप लगातार फिल करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। ये जो फिलिंग है ये बेटा आप 19 जून से स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो खत्म होगी बेटा चॉइस फिलिंग जो खत्म होगी वो 28 जून को शाम को 5 बजे खत्म होगी। लेकिन उससे पहले आपको 2 बार बताया जाएगा कि आपने जो चॉइसेस फिल की हैं उसके हिसाब से टेंटेटिवली आपको क्या मिल रहा है, जिसे हम बोलते हैं मॉक सीट एलोकेशन। मॉक सीट एलोकेशन इज नॉट द रियल सीट एलोकेशन। मॉक सीट एलोकेशन हमें बताता है कि आपने जो चॉइसेस अभी फिल की है और दुनिया भर के बाकी बच्चों ने जो चॉइसेस फिल की है उसके हिसाब से टेंटेटिवली आपको क्या मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने चॉइसेस फिल कर दी, बाकी सारे बच्चों ने मेरा चॉइसेस फिल कर दी, तो उसके बाद 25 जून को 11:30 बजे मॉर्निंग के अंदर आपके पास ऐसा आएगा कि आपने जो चॉइसेस फिल की है उसके हिसाब से आपको मॉक सीट मिलती है आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल। उन्होंने लिख दिया कि मॉक सीट कौन सी मिल रही है, आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब ये कि आपने जो चॉइसेस फिल किए ऑर्डर में और बाकी बच्चों ने जो चॉइसेस फिल किए ऑर्डर में उसके हिसाब से आप आज के दिन आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल आपको मिल रही है। अगर आप अभी चाहो तो चेंज कर सकते हो, मॉक सीट एलोकेशन मतलब फाइनल सीट एलोकेशन नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हो, चेंज करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। तो 24 तारीख को बड़ा मॉक सीट एलोकेशन हो गया, फिर भी अगर आप चेंज करना चाहोगे चेंज कर सकते हो। फिर क्या होगा, इसके बाद 27 तारीख को फिर से सेकंड राउंड ऑफ मॉक सीट एलोकेशन होगा, क्योंकि मॉक सीट जब पहला एलोकेशन होगा ना तो उसके बाद कई बच्चों को लगेगा कि यार ये वाले नहीं चाहिए, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूं। या तो आप चेंज कर दोगे या बाकी बच्चे चेंज कर देंगे। बाकी चेंज करने के बाद 27 तारीख को वापस से जोसा वाले क्या करेंगे कि अब जो फ्रेश आपने जो चेंजेस किए हैं या फिर इस दौरान जो बाकी बच्चों ने और पार्टिसिपेट किया है उसके बाद अब जो बच्चों ने चॉइसेस फिल किए उसके हिसाब से आपको एग्जैक्टली क्या मिल रहा है। तो मॉक सीट अलोकेशन जो है ये 2 राउंड होंगे इस तरह के, और ये फाइनल सीट अलोकेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि उस टाइम पर बाकी सबकी चॉइसेस और आपकी जो चॉइसेस है उसके हिसाब से आपको क्या मिल रहा है। और इससे अगर आप सेटिस्फाइड न हो, इसमें अगर लगे कि यार ना थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूं, आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने में 28 जून को शाम को 5 बजे तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो आप ना मॉक सीट एलोकेशन फाइनल सीट एलोकेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक ही है, मॉक ही है। जब जब आप बेटा सीट फिल करते जाएं वैसे वैसे लगातार सेव करते जाएं, लॉक नहीं सेव करते जाएं। लॉक अगर आपको करना है तो बिल्कुल लास्ट में 28 तारीख को 5 बजे लॉक करना है। अगर आप नहीं लॉक करोगे तो अपने आप लॉक हो जाएगा, ऑटो लॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लॉक ना करें, क्योंकि पता लगा कि आपने लॉक कर दिया, आपने जैसे ही लॉक कर दिया फिर आपको लगा कि अरे यार मेरे को तो ये वाला ऑप्शन ऊपर रखना था, ये वाला नीचे रखना था, है ना? फिर अगेन अनलॉक हो सकता है, बट फिर भी उसका एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसे छोड़िए। आप तो ये देखिए कि आपको लॉक नहीं करना है, लॉक अपने आप हो जाएगा कब, 28 तारीख को जैसे काउंसलिंग खत्म हो जाएगी 5 बजे के आसपास। तो आपको बड़ा जो भी डिस्कशन करना है अपने टीचर से कि किस ब्रांच को ऊपर रखूं, किस कॉलेज को ऊपर रखूं, किसको नीचे रखूं, वो आप 28 तारीख से पहले पहले कर लें। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं कि ये जो आप सीट भर रहे हैं अलग अलग राउंड की अलग अलग फ्रेश सीट नहीं भरोगे। आपने जो एक बार सीटें भर दी, आपने अपने जो प्रेफरेंस चॉइसेस भर दी, चॉइसेस आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही भरनी है। मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि चॉइस फिलिंग जो है वो हर राउंड में नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड में होगी, पहले वाले में।
सेकंड राउंड में आपको जो सीट अलॉट होगी, थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट होगी, सिक्स्थ राउंड में आपको सीट अलॉट होगी, उसके लिए अलग से चॉइसेस नहीं फिल कराएंगे। जो चॉइसेस आपने पहले से फिल कर रखी है उसी से ही आपको सारे के सारी सीट अलोकेशंस होंगी। तो पहला राउंड जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला राउंड ही इंपॉर्टेंट है। पहले राउंड में चॉइस फिलिंग अच्छे से आप कर लें, हर एक की अलग अलग नहीं होगी। अब आएगा बेटा 30 जून को रात को 10 बजे आपको कौन सी सीट मिली है राउंड 1 के अंदर, बेटा वो लिखी हुई आ जाएगी। कुछ कुछ बच्चों को बेटा हो सकता है कि रैंक अगर पीछे हो तो उनको हो सकता है कोई सीट ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जो सीट अलोकेशन होगी राउंड 1 में बेटा 30 तारीख को 10 पीएम पे हो जाएगी। ये किस बेसिस पे? जिस बेसिस पे आपने चॉइसेस को फिल किया, 28 जून को 5 बजे तक आप चॉइसेस फिल कर ली। इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा बेटा ऑनलाइन रिपोर्टिंग का, जो 30 जून से लेकर 3 जुलाई को शाम को 5 बजे तक लगातार चलता जाएगा। ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग है बेटा, हम आराम से देखते हैं। ये बात समझ आ गई कैसे कैसे चॉइसेस फिल करनी है। मोस्ट प्रीफर्ड सबसे ऊपर, आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लॉक कब करना है? बिल्कुल लास्ट में, पहले लॉक नहीं करना है। सेव लगातार करते जाएं करते जाएं करते जाएं। अब बात करते हैं कि 30 तारीख को रात को 10 बजे आपको एक कोई ना कोई सीट पकड़ा दी। आपको उन्होंने कहा कि यार देखो बेटा, आपकी जो रैंक आई ना उसके हिसाब से हम आपको आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि आपने जो चॉइसेस फिल किए और बाकी बच्चों ने जो चॉइसेस फिल किए, आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से हम आपको आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं। और आपको दे दिया 8th ऑप्शन। और इसके लिए आपके पास एक इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप आ जाएगा, जिस पर यह लिखा हुआ आएगा कि आपका जो 8th ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल, ये वाली ब्रांच आपको अलॉट कर दी गई है। ठीक है, ये उनकी तरफ से एक बार इस टाइम के लिए फाइनल है। अब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करना है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है ऑनलाइन रिपोर्टिंग। क्या क्या प्रोसेस है बेटा सुनना। सबसे पहले एक्सेप्ट द सीट, ये ऑनलाइन होगा बेटा, उसी पोर्टल पे, जैसा कि पोर्टल पे ही होगा कि मैं इस सीट को एक्सेप्ट करता हूं। सर मुझे आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए सर, क्या मैं काश ऊपर जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो। तो सर मैं एक्सेप्ट ना करूं? नहीं, करना है। अगर आपको लगता है कि आप ऊपर के किसी भी 7 ऑप्शन में ऊपर जा सकते हो, तो आप राउंड 2 पे जाइए, 3 पे जाइए, 4 पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको राउंड 1 के अंदर ये जो सीट मिली है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में तभी जा पाओगे जब आप राउंड 1 के अंदर सीट को एक्सेप्ट करोगे। अगर आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करोगे और ये ऑनलाइन प्रोसेस अगर नहीं करोगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे और आपकी जो सीट है आपसे नीचे वाले रैंक वाले बच्चों को दे देंगे। सुन लिया? बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर मुझे आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए सर, लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से मुझे शायद है ना इसके ऊपर आईआईटी कानपुर का सीएस मिल जाएगा। सर मैं अगले राउंड में जाना चाहता हूं, तो एक काम करता हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अरे ऐसा नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर आपको सेकंड राउंड में जाना है तब भी एक्सेप्ट करना है। यहां पर अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे और आपसे कम रैंक वाले बच्चे को ये वाले ब्रांच दे देंगे। तो एक्सेप्ट करना है, करना है, करना है। राउंड 2 में, 3 में, 4 में, 5 में जाइए, लेकिन जाने के लिए एक्सेप्ट करना जरूरी है। जाने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। जाने के लिए सारे के सारे प्रोसेस करने जरूरी है। जाने के लिए बेटा ये सारे सारे फीस सबमिशन वगैरह करना जरूरी है। समझ गए? यूं ना सोचे कि मैं अपने आप राउंड 2 में चले जाऊंगा, ना ना, एक्सेप्ट करने पर ही राउंड 2 पे जाओगे। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वहीं से बाहर निकाल देंगे आप और आपकी जगह किसी और को दे देंगे। पक्का समझा गया? तो आपने एक्सेप्ट कर ली आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल। अब ये जो आपने आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल कर ली है और एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गई आपकी पक्की। आप अब इससे नीचे नहीं जा सकते। अब आप आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल के नीचे वाले जो 9, 10, 11, 12 ऑप्शन थे ना, इसके नीचे इतने ऑप्शन है, उस पे आप नहीं जाओगे। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 6 तक वेट करो, इसके नीचे नहीं जाओगे। ऊपर फिर भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो पक्की हो गई बेटा, ये पक्की हो गई। इसके नीचे 8th ऑप्शन पर आप फिक्स हो, 8th के नीचे नहीं जाओगे। अब जैसे आपने सीट एक्सेप्ट की, आपसे 3 ऑप्शन मांगेंगे, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। बड़ा ढंग से सुन लेना। फ्रीज का मतलब ये है कि सर दिल्ली ही जाना है, इलेक्ट्रिकल ही लेनी है, मुझे अगले राउंड जाना ही नहीं है, आई एम डन विद द प्रोसेस, मुझे नहीं करना। फ्रीज मतलब आपने कर दिया है फिक्स, आपने सीट ले ही ली है।
ले ही ले, अगले राउंड में जाना नहीं चाहते। फ्लोट का मतलब नो नेक्स्ट राउंड फॉर यू, आपके लिए बेटा नेक्स्ट राउंड बना ही नहीं है, ठीक है। फ्लोट का मतलब है, अगर आप फ्लोट ऑप्शन चूज करते हो इसका मतलब यह है कि सर मैं आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल ले रहा हूं, बट मैं चांस लेना चाहता हूं कि कहीं मुझे अगले राउंड में कुछ बढ़िया तो नहीं मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो ले लूंगा। फ्लोट करने का ये अर्थ नहीं कि आप नीचे आ जाओगे, नीचे नहीं आ सकते हो, 8 के 9 के 10 के 11 वहां नहीं जाओगे, ऊपर जा सकते हो। अगर ऊपर कोई सीट अवेलेबल हुई, अगर कोई ऊपर का बच्चा है, वो बड़ा मान लो कि लेट से बिट्स चला गया या एमआईटी चला गया, उसने वो जगह छोड़ दी, आप वहां जाके बैठ सकते हो। तो फ्लोट का मतलब ये हुआ कि मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूं, और ऊपर के जो 1 से लेकर 7 तक के जितने भी ऑप्शन है उनमें से अगर कोई सा भी अगर मुझे मिल जाएगा मैं ले लूंगा। बड़ा 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर मुझे मिल गया तो मैं ले लूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे बार बार पूछेंगे, अगर तुमने एक बार फ्लोट कर दिया और अगले राउंड के अंदर अगर उनको आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल में सीट मिली, खड़ाक से आपको भेज देंगे, सीधा बोल देंगे बेटा तेरे को 8 से 7 ही भेज दिया। अब तेरे से फिर से नहीं पूछेंगे कि बेटा बता आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल लेगा या नहीं लेगा, नहीं पूछेंगे, सीधा शिफ्ट कर देंगे। फ्लोट करने का मतलब है कि ऊपर वाले में कोई ऑप्शन मिला तो सटाक से आपके ऊपर फेंक देंगे, वापस से नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। फ्लोट कर दो, तुम तो फ्लोट, मोस्ट बच्चे फ्लोट करेंगे। आपने पहले से बड़ा प्रिफर्ड ऑर्डर इस तरह का रखा है कि मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर, बड़ा लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे, तो आपको ये 7th ऑब्वियस बात है कि 8 से अच्छा लग रहा होगा तभी आपने ऊपर भरा होगा, तो आपसे वापस से नहीं पूछेंगे, हो गया उनकी तरफ से, दे आर डन। अगले राउंड में उनको ऊपर मिला, सड़क से शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया फ्लोट की कहानी कि सर आई एम रेडी टू गेट टू एनी ऑफ द ऑप्शंस व्हिच आर अबव 8। अगर आपने स्लाइड ऑप्शन यूज किया तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि सर मैं आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल लेता हूं, मैं खुश हूं, लेकिन मैं ऊपर जाना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ दिल्ली, सिर्फ दिल्ली। तो आपके पास ऑप्शन बचेंगे ये, बस। स्लाइड का मतलब ये है कि सर वैसे मैं 8 से खुश हूं, लेकिन अगर मुझे 8 नहीं मिलता है तो मैं दिल्ली फिक्स कर दो सर, आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल मिल गई, दिल्ली में अगर मान लो कि ऊपर में कोई ऑप्शन है, बड़ा कौन सा, और दिल्ली में कौन से ऑप्शन हो गए, तीसरा और दूसरा, दूसरे और तीसरे में अगर जगह खाली हुई तो मुझे वहां पर शिफ्ट। समझ गए, समझ गए। फ्लोट और स्लाइड में अंतर, फ्लोट मतलब एनी ऑफ द अबव इज ओके टू मी, स्लाइड मतलब जो कॉलेज मुझे मिली है उस कॉलेज में अगर कोई ऊपर का ऑप्शन मिल गया तो आई एम ओके विद दैट। ठीक है, बढ़िया। अब तुम्हें फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड कब कब कर सकते हो इसको डिस्कस करते हैं। फ्रीज तुमने पहले राउंड में कर दिया तो बस हो गया, अगला राउंड तेरे लिए है ही नहीं, तो फ्रीज सिर्फ और सिर्फ पहले राउंड में तुमने कर दिया। जो बच्चा दूसरे राउंड में फ्रीज करेगा वो उसका काउंसलिंग वहां खत्म, कोई बेटा 5 राउंड में खत्म करेगा तो उसका 5 राउंड में खत्म। जिस बच्चे ने फ्लोट कर दिया पहले राउंड में, वो दूसरे राउंड के अंदर जाकर फिर से फ्लोट भी कर सकता है, फ्रीज भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। जिस बच्चे ने पहले वाले राउंड में स्लाइड कर दिया वो अगले वाले राउंड में फ्लोट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड और फ्रीज ही कर सकता है। समझ गए ना भाई। किसी बच्चे ने अगर मान लो कि पहले राउंड में कह दे कि मैं स्लाइड कर रहा हूं, मैं आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल ले रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर कुछ दिल्ली में मिलेगा तो ले लूंगा, अगले राउंड में जाकर मान लो उसे वापस से आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल मिली, अब वो बोले कि सर मैं अब फ्लोट कर दूं, ना 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 ना, अब फ्लोट नहीं होगा। फ्लोट वाला जो है वो स्लाइड और फ्रीज कुछ भी कर सकता है आगे जाके, फ्लोट वाला फ्रीज फ्लोट स्लाइड कुछ भी कर सकता है, लेकिन स्लाइड वाला फ्लोट नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है, फ्लोट। अनलेस तुम कहो कि मुझे तो इसी आईआईटी जाना है, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा बेटा, फ्लोट। मैं फिर से बोल रहा हूं, फ्लोट अगर आपने पहले राउंड में कर दिया तो अब अगले राउंड में फ्लोट फ्रीज स्लाइड कुछ भी कर सकते हो। पहले राउंड में अगर आपने स्लाइड कर दिया तो अगले राउंड में फ्लोट नहीं कर पाओगे, क्लियर है, ठीक है, बढ़िया, समझ गए। तो बेटा आपने सीट एक्सेप्टेंस में फ्रीज फ्लोट स्लाइड में कुछ ना कुछ आपने कर दिया, ठीक है। नाउ आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेटा ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं, अभी तक आपने कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की है। आप जो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो आप जमा करा रहे हो, जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं और ओबीसी वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 20,000 है, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 20,000 फीस है। इसमें से 4,000 फीस जो है वो जोसा की काउंसलिंग की है, और उसके बाद जो फीस है बेटा वो जितनी बचेगी वो आपकी आईआईटी या एनआईटी जहां भी आप जाओगे वहां शिफ्ट हो जाएगी। मान लो आपने 40,000 शिफ्ट की और आपको लेट से आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल मिल गई,
तो आपकी आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल की फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी ना, उसमें 36,000 तो ये वाले आ जाएंगे, 4,000 किसने लिए, जोसा ने, और बड़ा बाकी काम को बन गया। सर ये 4,000 क्यों काट दिए बेटा, जोसा की काउंसलिंग के लिए? सर आपने तो कहा था कि चॉइस फिलिंग फ्री है। चॉइस फिलिंग तो फ्री थी, चॉइस फिलिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये जो अपने चॉइस फिलिंग की थी ना शुरुआत में, वो तो कोई भी कर सकता है। जिसने भी जीमेन का एग्जाम दिया है, वो जिसने जीवन का एग्जाम क्लियर किया, वो हर बंदा जो सा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, चॉइस फिल भी कर सकता है। ये जो फीस आ रही है कब आ रही है, सीट को एक्सेप्ट करते टाइम, जब आपको सीट मिल रही है तब। चॉइस फिलिंग के पैसे नहीं है, पैसे कब के हैं, सीट को एक्सेप्ट करने के पैसे। इस जोसाई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के कोई पैसे नहीं है, आप फिर चॉइसेस फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो को चॉइसेस नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसे नहीं कटेगा। पैसे कब कटेगा, जब आप कहोगे मैं सीट एक्सेप्ट कर रहा हूं तब। ठीक है बेटा, ये इतना काम हो गया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रेस्पॉन्ड टू क्वेरी। बेटा सुनना, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, डॉक्यूमेंट सारे जमा करा दिए, फीस आपने जमा करा दी। फीस बेटा वहीं ऑनलाइन हो जाएगी, बैंक चालान से हो जाएगी, डेबिट कार्ड से हो जाएगी, क्रेडिट कार्ड से हो जाएगी, सब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यूपीआई से हो जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू हुआ या फिर किसी भी प्रकार का कोई अगर इश्यू हुआ, तो वहां से जोसा से एक क्वेरी आएगी। क्वेरी आएगी आपके मेल पे, आपके एसएमएस पे, और एक बेटा ऐप है संदेश नाम से ऐप, ये आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। या फिर बेटा आपका जो जोसा का जो पोर्टल है, josa.nic.in, अपना लॉगिन लगा देना, पासवर्ड डाल देना, वहां पर एक क्वेरी आ जाएगी, देख बेटा तूने जो है ना क्लास 12 की जो मार्कशीट भेजी है, वो मार्कशीट साफ नहीं है, एक फोटो वापस से भेज दे। तो फोटो वापस भेज देना, तो वो कोई ना कोई क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। अगर क्वेरी नहीं आ रही, इट मींस दैट सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेरी आ गई है तो पैनिक ना करें, बहुत हो गया थी क्वेरी। क्वेरी मतलब कि यार बेटा आपने जो फोटो भेजी थी ना, उसका सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पेज भेजा, बैक पेज तो भेजा नहीं, बैक पेज भेज दो, तो वो लिख देंगे कि बेटा तेरी ये गलती है, इसको ठीक कर ले। लेकिन क्वेरी टाइम पर आए, इसलिए कोशिश करना कि जिस भी राउंड के अंदर, जिस दिन आपका ऑनलाइन ये बेटा जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, क्या बोल रहे हैं बेटा इस ऑनलाइन प्रोसेस को, हाँ जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट हो रही है, तो कोशिश करें कि फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड जो ना, ये पहले ही दिन कर दो। कोशिश करो कि पहले दिन कर दो। फिर इससे क्या होगा कि आपके पास आपकी क्वेरी जल्दी जनरेट हो जाएगी। मान लो कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती हुई, तो फटाक से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, बेटा तेरी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, इसको ठीक कर दे। जो बच्चा लास्ट टाइम में अगर सबमिट कराएगा, तो उसे हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है। तो मैं तो स्ट्रांगली इस बात को कहूंगा कि जो भी फीस पेमेंट करनी है, वो पहले दिन ही कर दो। जिस दिन आप, जैसे मान लो कि हमारा जो सीट एलोकेशन हो रही है ना, वो पहले राउंड की 30 जून को 10 PM से स्टार्ट हो रही है, तो आप 30 जून में कर दो। तो क्वेरी जो आपका जल्दी सब कुछ चेक हो जाएगा, जल्दी डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे, जल्दी पता लग जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स को दिक्कत है या नहीं, दिक्कत होगी तो क्वेरी जनरेट कर देंगे, डॉक्यूमेंट वापस भेज देंगे। और अगर दिक्कत नहीं है, ऑल गुड। तो सबसे अच्छा क्या है कि 30 जून को या फिर 31 होती है, पता है, हाँ ठीक है, जो भी बेटा आपका दिन हो उस दिन आप कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तो बेटा ऐसे आप क्वेरी जनरेट कर दें। आपके पास अगर कोई क्वेरी आएगी, तो मेल पे, एसएमएस पे, जो संदेश ऐप है उस पे, और जैसा कि बेटा वेबसाइट है उस पर क्वेरी आ जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेरी को रेस्पॉन्ड करना है। परफेक्ट, परफेक्ट। मैंने यहां पर जो शेड्यूल लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 का ही लिखा है। इसके आगे बेटा राउंड 2 का भी है, वो बेटा आप जोसा की वेबसाइट से चेक कर सकते हो, उसकी क्या क्या डेट्स हैं। अब मान लो किसी बच्चे ने तो राउंड 1 में ही फ्रीज कर दिया, वो चिल है, उसे राउंड 2 से मतलब ही नहीं। लेकिन किसी बच्चे ने मान लीजिए कि राउंड 1 के अंदर फ्लोट, अब वो क्या करेगा, वो राउंड 2 का वेट करेगा। राउंड टू में मान लो कि उसे आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल ही वापस से दिखा, वो सोचता है कि थोड़ा सा और वेट कर ले, उसे वापस से फ्लोट कर देना है। सर फ्लोट पहले वाले राउंड में तो किया ही था, हाँ बेटा पहले वाले राउंड में फ्लोट किया था, वापस से फ्लोट कर दे। सर क्या इस बार वापस से फ्लोट करने की वापस से फीस लगेगी क्या? नहीं, ये जो फीस है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लगनी है, वंस लगनी है। पूरे 6 राउंड के अंदर फीस आपने एक बार दे दी। आप राउंड 1 से राउंड 2 गए, फ्लोट कर लिया, राउंड 2 से राउंड 3 जाओ, फ्लोट कर दो, राउंड 3 से राउंड 4 जाओ, फ्लोट कर दो, राउंड 6 तक जाओ, फ्लोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोट आप हर बार कर सकते हो, छठे राउंड तक पहुंचते पहुंचते आप फ्लोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हर बार फ्लोट के पैसे लेंगे, हर बार सारी प्रोसेस नहीं है। अगली बार राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस है, बस ये प्रोसेस आपके हो चुके, ये प्रोसेस वापस से नहीं है। आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, सिर्फ राउंड 1 में है। आपने बेटा फीस दे दी, सिर्फ राउंड 1 में है। रेस्पॉन्ड टू क्वेरी सिर्फ राउंड 1 में। जिसको राउंड 1 में कोई ब्रांच मिल गई, कोई कॉलेज मिल गई, उसके इन 4 में से ये 3 स्टेप जो होंगे वो अगले अगले राउंड में नहीं होंगे। अगले राउंड में सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्टेप ही होगा, सिर्फ ये वाला स्टेप।
और बस फ्लोट 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 करते जाओ। फ्लोट की बात में लगेगी, अच्छा किसी बच्चे को लगेगा मैंने फ्लोट किया और मुझे अगले राउंड के अंदर आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल मिल गई। अब अगेन तेरे पास ऑप्शन है, तो चाहे तो क्या करेगा, फ्लोट कर सकता है, फ्रीज कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। तो स्लाइड कर सकता हूं, हबड़ा कर सकता है। तो क्या देगा समय तो आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल मिल जाए या आईआईटी बॉम्बे में सीएस मिल जाए, बस ये दो ही चाहिए। तो अब तू स्लाइड कर सकता है। पहले राउंड में तूने फ्लोट किया, अगले राउंड में स्लाइड कर सकता है, लेकिन एक बार अगर स्लाइड कर दिया, अब अगले राउंड में तुम फ्लोट नहीं कर पाओगे। मैं थोड़ा ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक, समझिए इस बात को। यही बेटा मेरे ख्याल से सारी बात आपको समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। तो राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 के अंदर जो आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाले जो 4 स्टेप में, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्टेप रहेगा, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। बट बाकी सारे आप प्रोसेस पहले से निपटा चुके हो। आपके डॉक्यूमेंट सबमिट है उनके पास, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिए हैं, क्वेरी भी जनरेट कर दी है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहो, इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड खेल दो और तुम्हें लगेगा 3 राउंड की बात की सर मेरे को जो कॉलेज मिलनी थी मिल गई, जो ब्रांच मिलनी है मिल गई, अब सर ऊपर नहीं होगा, मैं तो सर इसको फ्रीज कर रहा हूं, कर दो फ्रीज, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। आगे चलिए बेटा, मेरे ख्याल से सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात बेटा और, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट रीवेरिफिकेशन। सुनना बेटा, मान लो बेटा, मान लो कि है ना, किसी बच्चे ने, मैं बड़ा इसी एग्जांपल से काम चला रहा हूं, किसी बच्चे को पहले राउंड के अंदर आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल मिली, तो उसने ये सारी की सारी रिपोर्टिंग कर दी बढ़िया से, सब ऑनलाइन रिपोर्टिंग अच्छे से कर दी, हो गया काम, और उसने कर दिया फ्लोट। और अगले ही राउंड में क्या हुआ कि उसे आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल से उठाकर एनआईटी त्रिची में सीएस पे डाल दिया, क्योंकि उसने फ्लोट कर रखा था, तो ऊपर वाले किसी भी ऑप्शन में डाल सकते हैं, उसको एनआईटी त्रिची में सीएस पे डाल दिया। पहले राउंड में उसे क्या मिल रही थी, आईआईटी मिल रही थी। अगले राउंड में कौन मिल रही है, एनआईटी मिल रही है। यहां पर उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग डन थी। मजे की बात यह है कि अब उसकी फिर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग। सर अभी तो आपने मना किया था कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है, सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से नहीं करने, तब करने पड़ेंगे जब आप एक राउंड से दूसरे राउंड में आईआईटी से एनआईटी गए हो या फिर एनआईटी से आईआईटी। पहले राउंड में भी आईआईटी है, दूसरे राउंड में भी आईआईटी है, तीसरे राउंड में भी आईआईटी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग वापस से नहीं करनी। पहले राउंड में आईआईटी है, दूसरे में एनआईटी मिल गई, या पहले में एनआईटी है, दूसरे में आईआईटी मिल गई, तो रीवेरिफिकेशन होगा। समझ गए, रीवेरिफिकेशन में फीस वापस नहीं लगेगी, लेकिन ये वाले काम वापस हो जाएंगे, ये वाले 2 स्टेप वापस से हो जाएंगे। बेटा समझ गए, 4 स्टेप है, ये वाला स्टेप तो हर बार करना है, ये वाला स्टेप सिर्फ एक बार करना है, ये वाले 2 स्टेप दोबारा कब आएंगे, दोबारा सिर्फ तब आएंगे जब आईआईटी से एनआईटी पे कूद जाओ या एनआईटी से आईआईटी पे कूद जाओ, अदरवाइज ये भी नहीं आएंगे, सिर्फ यही चलता रहेगा। समझ गए होंगे, ठीक है। तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि सर इतना मतलब सर तो रोटेशन की तरह समझा रहे हैं, बेटा ठीक है, क्योंकि ना हर बच्चा हो सकता है कि इतना फास्टली ना समझ पाए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि ठीक है ना, कई बच्चे बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के होते हैं, कई बच्चे बहुत कम समझते हैं, समय लगता है, तो मैंने, और ये चीज ऐसी कि हल्की फुल्की भी गलती होगी तो बच्चा बिल्कुल ना बर्बाद ही आता है, तो मैं ना ऐसे रिस्क ले नहीं सकता कि फटाफट समझा दूं, ठीक है। तो किसी बच्चे को बड़ा बहुत ही स्लो लग रहा है कि सर बार बार रिपीट करो, तो बड़ा आप है ना 1.5x 2x पे ले लो। जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, बड़ा वो ध्यान रखें कि है ना जोसा का पोर्टल बार बार आप विजिट करते रहें, है ना, और आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, आपको फिजिकली बेटा वहां पर जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बेटा फिजिकल रिपोर्टिंग, दैट इज रिपोर्टिंग एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। बड़ा गौर से सुनना, आपने अभी तक जो रिपोर्टिंग की है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो वापस से, वैसे तो आपके एक्सेप्ट कर लिया आईआईटी ने, एडमिशन हो गया, चिंता मत करो, रिलैक्स रहो, आईआईटी एनआईटी में आपका एडमिशन हो चुका है, रिलैक्स रहो। लेकिन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली भी देखेंगे, तो क्या सर फिजिकली दिखाने के लिए क्या कोई ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी, बिल्कुल होगी। क्या सर उसके लिए मुझे किसी नियरेस्ट आईआईटी या एनआईटी जाना होगा, नहीं, ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता। सर अब कहां जाऊंगा, जिस आईआईटी या एनआईटी में तेरा एडमिशन होगा वही है, तो सर कब जाऊंगा, जब एडमिशन के टाइम जाओगे तभी हो जाएगा। तो आपका जो जोसा का जो पोर्टल है ना, उसी पे लिखा हुआ जाएगा, बेटा देख तेरे को आईआईटी दिल्ली आना है, इस तारीख को आना है, जब आओ तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेना, वही वाले डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले सबमिट कर रखे हैं, वही वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो फिजिकली जो ओरिजिनल कॉपी वो लेके जाना, और आपका एडमिशन का प्रोसेस वहां पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है बेटा, नियरेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं है, एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, और ये तभी जाना है जब आप फाइनली
जब क्लास लेने के लिए जब आप वहां पर आईआईटी या एनआईटी जाओगे, उसी टाइम पर ये सारे सारे काम होंगे और आपके जोसा के पोर्टल पे आ जाएंगे। वहां पर जाकर आप एडमिशन की सारे के सारे प्रोसीजर निपटा देंगे। वहां पर बड़ा बैंक अकाउंट खुलवाना हो गया, किसी का बड़ा मान लो कि लेट से कि लोन वगैरह करना है उसको, वो प्रोसेस हो गया, ठीक है। जितने भी काम है सारे देंगे। पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन फीस, बड़ा इंस्टीट्यूशन की जो फीस है वो सब भरनी हो गई, वो हो गया। सब मैंने फीस जमा करा दी, बड़ा आपने सिर्फ 36,000 जमा कराई है, बाकी आपको वहां पर जमा और करानी पड़ेगी। वहां पर ध्यान रखना बेटा, मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप होती है, जिसे हम एमएनसी भी कहते हैं, जिसे हम एमसीएम भी कहते हैं। मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप होती है, बट वहां पर आप जाके आप यूजी सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो, तो वो स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिल जाती है। सारे आपके जो सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं बड़ा जो भी है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और आईआईटी वाले बच्चों का एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। एनआईटी वाले बच्चों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं है, आईआईटी वाले बच्चों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, वो वहां जाके हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, खुद ही बोल देंगे बेटा तुम्हारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ये एडमिटिंग इंस्टीट्यूट पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आगे चलते बेटा, थोड़ा सा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। कोई बच्चा कहते हैं कि सर मैं पूरे प्रोसेस से विड्रॉ करना चाहता हूं, निकलना चाहता हूं। सुनना बेटा, मान लो आपने राउंड 1 के अंदर 50 ऑप्शंस भरे, आपको एक भी नहीं मिला, मिला ही नहीं कुछ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप राउंड 2 में अपने आप चले जाओगे आगे। राउंड 2 में आपको 50 ऑप्शन मिल गया, अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो अपने आप विड्रॉ है, अपने आप बाहर निकल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तक आपने फीस नहीं जमा कराई है, जब तक आपने सीट एक्सेप्टेंस वाला जो प्रोसेस है, आपने जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला जो प्रोसेस है, जिसमें सीट एक्सेप्ट करना, फीस जमा कराना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना, क्वेरी का रिप्लाई करना, जब तक आपने ये वाले प्रोसेस नहीं किए हैं तब तक विड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं। आप कभी भी उस पूरे प्रोसेस से बाहर निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने फीस तो जमा कराई नहीं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी, उसको सीट अलॉट हो गई, और आगे जाकर उसे लगा कि यार मुझे ये वाले कॉलेज, ये वाली ब्रांच नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है। मैं बताऊं कैसे। मान लो कि लेट से किसी बच्चे ने पूरी काउंसलिंग भरी और लेट से उसे नंबर 40 ऑप्शन मिला, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलने के लिए बोल रहा हूं, एनआईटी सूरत के अंदर लेट से कि सिविल मिली। उसी बच्चे का फिर बिट सेट का रिजल्ट आ गया, और बिट सेट में लेट से उसे बिट्स पिलाने के अंदर सीएस मिल गई। अब उसने क्या किया कि उस बिट्स पिलाने सीएस मिलने से पहले सारे प्रोसेस के अंदर वो 40,000 रुपए फीस जमा करा चुका है, सारा प्रोसेस ढंग से कर चुका है, और एनआईटी सूरतकल में उसने सीट एक्सेप्ट भी कर रखी, हालांकि फ्लोट कर रखा है उसने, बट उसे पता है कि फ्लोट करूंगा तब भी है ना, ज्यादा ऊपर तो नहीं होगा, 48 से मैक्स टू मैक्स 40 पे जाऊंगा। तो वो चाहे तो पूरे प्रोसेस से वापस निकल सकता है। सर फीस रिफंड हो जाएगी, हाँ, 7,000 रुपीज काट के फीस रिफंड हो जाएगी, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, विड्रॉवल। ये राउंड 2 के बाद स्टार्ट होगा, राउंड 1 के बाद नहीं बेटा, राउंड 2 के बाद स्टार्ट होगा। पहली बार ये जुलाई 7 से लेकर जुलाई 11 के बीच में होगा, और आप इससे बाहर निकल कर बेटा फिर बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आईआईटीज के अंदर, आईआईटी वाले जिन बच्चों को आईआईटीज मिल रही है, वो सेकंड राउंड से लेकर 5th राउंड तक कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। आईआईटी वाले बड़ा ध्यान रखें कि लास्ट टाइम जो विड्रॉ कर सकते हैं वो 24 जुलाई 5 PM को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने 24 जुलाई 5 PM तक आईआईटी अगर मिल रही है और अगर विड्रॉ नहीं किया तो आपका आईआईटी में एडमिशन हो गया है। अगर आप अगले साल ड्रॉप लेते हो तो अब अगले साल आप आईआईटी में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। अगले साल अगर आईआईटी में बैठना है तो विड्रॉ करना मस्ट है, या फिर काउंसिलिंग पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है। अगर आईआईटी मिल गई तो जाना ही पड़ेगा, ना जाना पड़ेगा मतलब अब अगले साल आईआईटी नहीं बैठ सकते। एनआईटी में आप विड्रॉवल जो फाइनल राउंड तक कर सकते हो, आईआईटी में आप पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट राउंड तक आप विड्रॉ कर सकते हो। ध्यान रखना आईआईटी वाले बच्चे हैं जो 24 जुलाई 5 PM तक विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात, पार्शियल एडमिशन फीस, या बेटा मैं इससे PAF कहूंगा, ये एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए है। ये छठे राउंड के बाद आपको बड़ा एक फीस जमा करानी, ध्यान सुन लेना, छठे राउंड के बाद आपको एक एक्स्ट्रा फीस जमा करानी है, 36,000 बेटा जनरल ओबीसी वालों को, और 16,000 बेटा SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों। 36,000 और 16,000 बेटा आपको वापस से फीस जमा करानी है। ये फीस जो होगी बेटा आपकी एनआईटी में जो कॉलेज की जो फीस होगी उसमें मैंने एडजस्ट जाएगी। तो आप पहले 40 करा चुके हो, 36 और करा चुके हो, कितना हो गया 76। उस 76 में से 4,000 किसके काट लिए, जोसा ने, बाकी कितने हो गए 72,000। ये कहां एडजस्ट हो जाएंगे, एनआईटी में। तो बेटा 2 बार फीस जमा करानी है। ये आईआईटीज वाले बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेटा एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी वाले बच्चों के लिए ही है।
ठीक है बेटा, यहां पर खत्म हो जाती है आपके जोसा की काउंसलिंग। इसके बाद जिन बच्चों ने, अब ध्यान सुनना इस बात को, जिन बच्चों ने ये पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई, पूरी काउंसिल में ढंग से पार्टिसिपेट किया उन बच्चों ने, एनआईटी मान लो कि सूरतकल के अंदर उसको मान लो बड़ा सिविल मिल भी गई है, उसने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा कराई है, फीस फ्लोट स्लाइड भी किया है, लेकिन उसने पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई। अगर उसने पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई, तो इसका मतलब अब जो सवाल है ये मान के चलेंगे कि ये लड़का विड्रॉ कर रहा है। समझ गए? आपको बोलने की जरूरत, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, वो मान लेंगे ये विड्रॉ कर रहा है, फिर 7,000 रुपए काट के आपके 40,000 वापस दे देंगे आपको, और आपको निकाल देंगे बाहर, भगवान से भगा दिया आपको। और आपकी जो सीट है उसके लिए अलग से एक स्पेशल राउंड चला देंगे, जिसे हम बोलेंगे 7th राउंड या फिर CSAB राउंड। बात समझ आ गई? छठे राउंड तक आते आते, छठे राउंड के बाद में एक बेटा क्या, पार्शियल एडमिशन फीस एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी वाले बच्चों के लिए है। नहीं जमा कराई ये वाले फीस, तो मान के चलेंगे कि बच्चे ने विड्रॉ कर लिया है, वो बेटा 7,000 रुपए काट के सब आपको दे देंगे। जमा करा देना, जमा करा देना, ठीक है। वो बेटा ऑफकोर्स आपके आगे जाके एडमिशन वहां काउंट हो जाएगा। कहां काउंट हो जाएगा? जो अगला वाला जो आपकी एनआईटी की जो फीस है वहां जाके काउंट हो जाएगा, 636 एंड 16 बेटा ऐसे। ठीक है, नहीं जमा कराया तो आपकी सीट गायब, और वो अगले राउंड में बेटा कौन, सीएसएबी वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सीएसएबी बेटा 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में होगा, ये स्पेशल राउंड होगा। इसमें जितनी सीटें बची होंगी, सर सीटें कैसे बची, 6 राउंड तो निकाल लिए लोगों ने, 6 राउंड में तो सारे बच्चों ने कोई ना कोई सीट पकड़ ली होगी ना। हाँ बेटा पकड़ ली होगी, मोस्टली सीटें पकड़ ली होंगी, लेकिन लास्ट राउंड में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो विड्रॉ कर लेंगे, लास्ट राउंड में छठे में विड्रॉ कर लेंगे, मतलब नियरली को 400-500 बच्चे ऐसे मिलेंगे विड्रॉ कर लेते हैं, या तो विड्रॉ कर लेते हैं या पीएफ वाले फीस में नहीं कराते। दो, अगर विड्रॉ कर लिया या फिर पीएफए की फीस जमा नहीं कराई, तो दोनों केस में बच्चा बाहर हो गया, तो जो 500 सीट बच गई उस पर फिर बाकी बच्चों को लास्ट राउंड निकाल देते हैं बेटा, किसका, सीएसएबी का। ये बेटा आपके सीएसएबी का राउंड आएगा लास्ट में, समझ गए बेटा? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रखने बेटा, क्लास 10th की मार्कशीट, या बेटा जो सर्टिफिकेट है वो, ये आधार कार्ड, ये बेटा डेट ऑफ बर्थ के लिए, दोनों मस्ट नहीं, दोनों में से एक भी चलेगा। क्लास 12th की मार्कशीट ऑफ कोर्स बेटा वो 75% का क्राइटेरिया चेक करने के लिए, जो भी आपकी कैटेगरी है बेटा उसका सर्टिफिकेट, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड जो भी है बेटा उसका सर्टिफिकेट। OBC और EWS वाले जो बच्चे हैं बेटा वो ध्यान रखना कि उनका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए बेटा। आपके पेरेंट्स की जो बैंक है उसकी चेकबुक बेटा क्रॉस्ड में वो होनी चाहिए, या इमेज ऑफ पासबुक होनी चाहिए जिसमें बेटा बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स हो। जेई मेन का जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए होगा। जेई मेन का एडमिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम वाले बच्चों के लिए, एडवांस वाले बच्चों के लिए नहीं है। एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा बेटा, वो भी आपको बनवाना है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप बेटा किसी भी सरकारी डॉक्टर से बनवा सकते हो, किसी भी सरकारी, किसी डिस्पेंसरी में बैठा हो, कहीं बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर इस मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बेटा, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो जो साहब का जो बिजनेस रूल वाले जो पीडीएफ है ना, उसमें पेज नंबर 87 पे मिल जाएगा, अनेक्षर 7 नाम से, उसको उठाना, प्रिंट आउट लेना और डॉक्टर साहब के पास चले जाना, वो उसको पूरे को फिल कर देंगे। यही पूछा है हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है बालक की, इसको कलर ब्लाइंडनेस है नहीं है वगैरह वगैरह, सिंपल सा है, ये सबको भरना है बेटा, सबको भरना है। एक बड़ा पासपोर्ट साइज, 2-3 बड़ा पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर जाना, अलग अलग जगह काम आ सकती है। इसके अलावा जो बाहर के जो बच्चे हैं बड़ा उनके लिए ऑफ कोर्स है ना, ओवरसीज सिटीजनशिप का कार्ड वगैरह आता है या फिर पासपोर्ट वगैरह आता है बेटा, वो भी उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। बाकी बच्चों के लिए सिर्फ उससे बेटा यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चों के बेटा ऑफ कोर्स जो फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बेटा पहले से ही अरेंज करके रखना, कभी भी काम आ सकते हैं। फीस भी अरेंज करके रखना। प्रिपरेटरी कोर्स ऐसा है कि यार ना क्या होता है कि हर साल ही ना SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे होते हैं उनकी जितनी सीट्स होती हैं वो पूरी फिल नहीं हो पाती, पूरी भर नहीं पाती। जैसे मान लो कि किसी IIT ने कहा कि यार मुझे इस साल 30 बच्चे चाहिए ST कैटेगरी के, लेकिन जो मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करें वो बच्चे लेट से उनको सिर्फ और सिर्फ 26 बच्चे ही मिले फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करते हैं कि 4 सीट्स वो ले लेते हैं प्रिपरेटरी के लिए। तो जो बच्चे ST कैटेगरी में हल्के से नीची रैंक वाले हैं उनको ऑप्शन मिलता है कि आप ये प्रिपरेटरी कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले लो। जैसे आप प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन ले लोगे वैसे ही अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आपको उस IIT के अंदर
1 साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाएंगे, और आपकी जो 1 साल की वहां की जो परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पर उसके नेक्स्ट ईयर आपको उसी आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, उस सेम आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। मान लो किसी बच्चे ने रैंक पीछे थी, एसटी कैटेगरी का था, उसे प्रिपरेटरी मिल गया लेट से आईआईटी बॉम्बे के अंदर, ले लिया उसने, वो वहां पर जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ेगा उन्हीं बच्चों के साथ, प्रिपरेटरी वाले बच्चों के साथ। फिर क्या होगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे उसको अब क्या मिल जाएगा, उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा। अब उसे वापस से आईआईटी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो देना चाहे तो दे सकता है। अगर मान लो कि वो बच्चा इस साल 12वीं में है तो अगले साल वो आईआईटी देना चाहे आईआईटी दे सकता है, और प्रिपरेटरी में उसने 1 साल बिता लिया और प्रिपरेटरी में जाना चाहे तो वैसे जा सकता है। उसके पास दोनों ऑप्शन, फिर वो बड़े आराम से आईआईटी जा सकता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। तो प्रिपरेटरी वाला जो बच्चा हो जाएगा उसका बीटेक जो वो 4 साल का न होकर बेटा कितने का 5 साल का, पहले 1 साल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाएंगे बेटा, बाकी आगे जो बीटेक है ऑफ कोर्स बाकी बच्चों के साथ ही उसे करनी होती है। आपको बेटा किसी भी प्रकार के कोई भी अगर मान लो आईआईटी की काउंसलिंग रिलेटेड कोई बात करनी हो, जोसा के रिलेटेड कोई बात करनी हो, तो बड़ा जो कॉन्टेक्ट आईडी है वो जोसा 2023@itg.ac.in है। एनआईटी से कोई बात करनी हो, एनआईटी रिलेटेड कोई बात करनी हो तो CSAB2023@nitRKL.ac.in पर आप बात कर सकते हो। मेरे ख्याल से सारी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। फिर भी कोई शंका हो, कोई बात हो तो बड़ा बताइएगा। मेरे को बड़ा है ना, मैं काफी समय लगा है सब बातें एक्सप्लेन करने में। फिर भी कोई बात रह गई तो बताना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।